गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने आर्थिक भूगोल का प्रकृति और स्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने पिछले दोनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने पॉजिटिव कमेंट्स दें ताकि वीडियो बनाने का ये जो कार्यक्रम है वो नित्य आगे बढ़ता रहे और हमें मनोबल बढ़ता रहे। तो आओ अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। तो इससे पहले हम आर्थिक क्रियाएं के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति अपनी लिए जिन क्रियाओं से आय प्राप्त करता है उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं क्योंकि हमारा जो धरातल है वो विषमताओं से भरा हुआ है। हम अगर अपने भारत के ही नक्शे को देखते हैं तो हमारा जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसमें हिली एरिया पाई जाता है, बीच का जो भाग है हमारा वो मैदानी पाया जाता है और हमारा प्रायद्वीपीय भारत पाया जाता है, तटीय प्रदेश पाए जाते हैं। इनकी जो इकोनॉमिकली जो लोगों का आर्थिक क्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग क्रियाएं होने के कारण जो है उनकी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें अंतर पाया जाता है। एरियल डिफरेंस है, इस कारण उनकी क्रियाओं में भी अंतर पाया जाता है और इन क्रियाओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का जो है आर्थिक भूगोल का लक्ष्य रहता है। आर्थिक भूगोल केवल क्रियाओं का उत्पन्न का ही अध्ययन नहीं करता अपितु वो उनके वितरण का भी अध्ययन करता है। तो इन सबसे बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विश्व के अंदर 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो अर्थव्यवस्था है वो है हमारी इकोनॉमिक कैपिटल इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें तो इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए और यूके और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इनको फॉलो करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता है कि उत्पादन के साधन और वितरण पर जो अधिकार रहता है वो विशेष व्यक्तियों का रहता है। देश के सभी क्षेत्र जो होते हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। वो लाभ की दृष्टि से या समाज की सेवा की दृष्टि से उनका परिचालन करता है। आज हमारे सामने जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सभी देशों में लगभग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन के सभी जो साधन हैं वितरण है उन पर जो है वो सरकार का नियंत्रण रहता है। चीन और रूस, पहले यूएसएसआर इसका प्रमुख अग्रणी देश था, लेकिन विघटन के बाद रूस और चाइना में इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तीसरी जो प्रकार होती है वो पूंजीवादी और समाजवाद दोनों से मिलाकर तैयार की जाती है, जिसे हम कहते हैं मिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो
जिन पर अधिकार पूंजीपतियों का होता है, व्यक्ति विशेष का होता है, और कुछ अहम महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा से संबंधित ऐसे जो विषय होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो सरकार के अंडर होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में दोनों ही सरकार और पूंजीपति मिलके देश का विकसित करने के लिए परिचालन करते हैं। आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। मानव के क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भौतिक तथा सामाजिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण मनुष्य की जो एक्टिविटीज हैं, जो आर्थिक क्रियाएं, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम पहला प्राइमरी यानी कि प्रथम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, टर्सरी यानी कि तीसरी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, क्वाटरनरी यानी कि चौथी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, और क्वाइनरी यानी कि पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। तो ये 5 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, और इन 5 प्रकार की एक्टिविटीज का वितरण करना ही, आर्थिक वितरण का वर्णन करना ही जो है आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो डायग्राम है पूरे विश्व के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको दर्शाता है। तो हम डिस्कस करते हैं पहला प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया। इसको करने वाले लोगों को अक्सर रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। एनी एक्टिविटी वेयर आर नेचुरल रिसोर्स इज यूज डायरेक्ट फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो सभी व्यक्ति जो डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के संसाधनों पर आधारित होते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की सभी जो क्रियाएं होती हैं उनको प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर रखा जाता है। अर्थात जब कोई मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में धरातल के ऊपर या नीचे से प्राप्त करके उनसे अपनी जरूरतें पूरी करता है तो उन्हें प्राथमिक प्रकार की क्रियाएं कहते हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे धरती के ऊपर या नीचे, यानी कि आप मोटे तौर पर देखें, अगर हमारा जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, वो क्या होती हैं? एग्रीकल्चर की। तो हम धरती के ऊपर खेती करते हैं। अब वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में? नेचर के कांटेक्ट में है। अगर बारिश अच्छी होगी, पानी की सप्लाई हमें मिलेगी, तापमान अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, और फसल के बीच में अगर बारिश वगैरह आ जाती है, ज्यादा बारिश आ जाती है तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो यानी कि डायरेक्ट रूप से किससे नियंत्रित होती है? जलवायु से, यानी प्रकृति से नियंत्रित होती है। इसलिए इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम प्रथम प्रकार की क्रिया कहते हैं। तो प्रथम प्रकार की क्रियाओं में हम देखते हैं तो इनमें पहली जो है वो है फार्मिंग। फार्मिंग यानी कल्टीवेशन। सही। तो फार्मिंग 2 तरह की होती है, एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरी हमारी जो होती है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक विशेष प्रकार की खेती होती है जिसमें व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जरूरत का सामान पैदा करता है और उनका कंज्यूम करता है। इस प्रकार की जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो हमारी होती है वो कमर्शियल होती है। इसमें एग्रीकल्चर जो की जाती है, फार्मिंग जो की जाती है,
वो बाजार को ध्यान में रखकर की जाती है। हम एक बड़े पैमाने पर क्रॉप को उसे पैदा करते हैं और जब वो फसल बनके तैयार हो जाती है फिर उस फसल को हम जो है वो बाजार के मूल्य पर बेच देते हैं। फिशिंग यानी कि मछली पालन। मछली पालन आज एक बहुत अच्छा उद्योग बन चुका है। सरकारें इसके लिए सब्सिडी पैसे देती हैं ताकि इसको अच्छी तरीके से जो है अपना रोजगार के रूप में इसको अपनाया जा सके। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें विस्तृत रूप से जो है फिशिंग की जाती है। हम टाइगर बैंक का नाम सुना होगा, वहां से लाखों टन जो है प्रत्येक वर्ष जो है मछलियां पकड़ी जाती हैं और आधुनिक तरीके से उसके रखरखाव पैकिंग आधुनिक मशीनों से की जाती है। और फिशिंग जो है वो लोगों में, मनुष्य के अंदर प्रोटीन की जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। और भविष्य के जिस प्रकार हमारे संसार की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते लगता है कि फिशिंग जो है आने वाले समय का एक महत्वपूर्ण जो खाद्य पदार्थ बनकर उभरेगा। उसके बाद जो है हमारे जो माइनिंग है, माइनिंग यानी कि चट्टानों को खोदकर हम उससे जो पदार्थ निकालते हैं, सही है। तो उस पे आश्रित जितने भी लोग होते हैं उनको जो है प्राथमिक प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। माइनिंग पहले तो उसकी जो रूप पाया जाता है बहुत अनविकसित थी, लेकिन आधुनिक समय में माइनिंग जो लोग करते हैं तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा जो है विकसित हो चुकी हैं। खानों से कोई भी पदार्थ निकलता है तो उसको हम डायरेक्ट रूप से यूज नहीं कर सकते, वो अशुद्ध रूप में पाया जाता है। मशीनों पे तकनीकी ज्ञान से, टेक्नोलॉजी से हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, देन उसके बाद उसका रूप हमारे सामने नया रूप निकल कर आता है, देन उसके बाद हम उसको प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है लॉगिंग, यानी कि लकड़ी को काटना, उठा के ट्रक में पाना और ट्रक से जहां वो जाना है वहां पहुंचाना। ये जो पूरा जो मैनेजमेंट है उसे लॉगिंग कहते हैं। हमारे देश में तो जंगलों की संख्या बहुत कम है, मोस्टली जो वन है उनको काट लिया गया है और उनके संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के जो है नियम बनाए हैं। लेकिन विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे काम अभी तक चल रहे हैं, तो वहां पर ये एक प्रमुख जो है आर्थिक क्रिया पाई जाती है। अगर हम अपने विश्व को देखें तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जो बीच का जो एरिया पाया जाता है उस एरिया को हम कहते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश। इस प्रदेश में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बारिश है पूरे साल होती है और जो बारिश दोपहर के बाद होती है तो तापमान भी यहाँ फुल मिलता है और बारिश भी ज़्यादा होती है और वनस्पति को उगने के लिए ये दो चीज़ें मात्रा में चाहिए और वो इस रीजन में जो है उपलब्ध होती हैं। तो विश्व के बड़े बड़े जो जंगल हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। ग्रेजिंग यानी कि चरवाही, सही है, चारण। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं अब कम हो गई हैं, लेकिन विश्व के जो अनडेवलपमेंट कंट्रीज हैं, सही है, जहाँ पर सेमई जाति के या और भी कई प्रकार की जो भारत में बक्कड़वाल, गुज्जर, इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार के चारावाही चलाते हैं। चारावाहों में भी अब 2 तरीके के हो गए हैं जिनमें लोग बाजार की दृष्टि से अपने खेतों में फसल जानवरों के लिए खाने के लिए फसलें उगाते हैं और जो ट्रेडिशनली रूप में है उनमें क्या था, लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। वो एक ऋतु विशेष में जो है अपने बैलों के साथ, अपने जानवरों के साथ निकल जाते हैं और रास्ते में जो वनस्पति मिलती है उनको जानवर खाते हैं और उससे बड़े होते हैं, उसके बदले में फिर वो उसे दूध देते हैं या ऊन जो भी होती है उसको पर जो है अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं।
नेक्स्ट है गैदरिंग। गैदरिंग में क्या होता है, ये मनुष्य की लगभग सर्वप्रथम प्रकार की हंटिंग, गैदरिंग, इस प्रकार की जो हमारी एक आर्थिक क्रिया थी, ये सबसे पहले मनुष्य की धरती पर आर्थिक क्रिया थी। इस समय व्यक्ति को केवल अपनी जरूरत की सामान चाहिए थी और वो उसे जंगलों से मिल जाती थी। तो वो स्टोर करने की प्रवृत्ति से नहीं जीता था, जितना खाता था उतना इन्वायरमेंट से ले लेता था और अपनी जरूरतें जंगलों से ही प्राप्त कर लेता था। गैदरिंग भी आज विशेष रूप से जो हमारे भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर आधुनिक विकास नहीं पहुंचा है, वहां पर जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, वो जाते हैं और जंगलों से सामान इकट्ठा करते हैं और उनका एक बाजार लगता है, वहां पर वो उन वस्तुओं को दे देते हैं और अपनी जरूरत की वस्तुओं को ले लेते हैं। जब गैदरिंग अपने स्वयं को और अपने परिवार के लालन पोषण के लिए की जाती है तो उसे हम गैदरिंग कहते हैं। लेकिन जब यानी कि सब्सिस्टेंस गैदरिंग कहते हैं, लेकिन जब वो गैदरिंग बाजार के लिए करी जाए, कमर्शियल तौर पर की जाए, तो उसे हम जो है बाजार आधारित गैदरिंग कहते हैं, बाजार के लिए होने वाली गैदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लंबरिंग। कनाडा और यूएसए को मिला के उत्तरी अमेरिका बनता है और जो उत्तरी अमेरिका का यानी कनाडा का जो भाग है, और कनाडा में भी उत्तरी कनाडा है जहां पर ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण जो है वहां पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार होने के बाद जो है दक्षिण जो कनाडा है वहां पर ज़्यादा व्यवसाय नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि कनाडा में जो फसल उपजाऊ की 3 ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं हमारे देश की तरह। वहां पर ऋतुवर्धन जो काल होता है वो छोटा होता है और सर्दियों का समय जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं तो वो सर्दियों में उत्तरी कनाडा में चले जाते हैं जहां पर वो लकड़ी काटने का काम करते हैं। तो जो लकड़ी काटने के जो लोग होते हैं वहां उन्हीं को ही लंबर जैक बोलते हैं। और इस प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है वो भी प्राथमिक प्रकार की आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जैसे इस चित्र में माइनिंग दिखाई गई है और इसमें एग्रीकल्चर है, जो माइग्रेंट लेबर होती है, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में जो बिहार से उड़ीसा से लेबर आती है एक पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर जो क्रॉप लगाते हैं और जैसी क्रॉप पूरी हो जाती है उसके बाद वो अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं। फिशिंग, ये मछलियाँ लगा रहे हैं, और ये टम्बरिंग यानी कि लंबरिंग या फिर सॉरी इस प्रकार की एक्टिविटीज हैं जो आपको इस पीपीटी में दिखाई दे रही हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज। द्वितीय प्रकार की एक्टिविटीज को हम ब्लू कॉलर जॉब भी कहते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रथम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उस पर आधारित होती है, या हम कहें कि प्रथम प्रकार पर को बेस मानकर जो अगली क्रियाएं की जाती हैं उनको हम द्वितीय प्रकार की क्रियाएं कहते हैं। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य ग्रहण इत्यादि मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं और इनसे प्राप्त उत्पाद प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। गेहूं, चावल, कपास, फल, लकड़ी, धातुएं, मछली इत्यादि प्राथमिक उत्पाद हैं। कृषि में पाए जाने वाले इन कच्चे पदार्थों में से बहुत कम का ही प्रत्यक्ष रूप से हम उपयोग किया जा सकता है। अतः जरूरी है कि इस कच्चे माल का हाथ अथवा मशीनों की सहायता से रूप बदला जाए, उन्हें पहले से अधिक उपयोगी बनाया जाए। उदाहरणतः कपास का हमारे लिए सीमित प्रयोग होता है, परंतु सूत में परिवर्तन होने पर इसका मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि उसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। इसी प्रकार खदानों से प्राप्त लोहों आयस्क हम प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते, परंतु आयस्क से इस्पात बनाने के बाद
वह अधिक उपयोगी और मूल्यवान बन जाता है। इसका उपयोग सुई से लेकर सेफ्टी पिन लेकर मशीनें, औजार, रेल की पटड़ियां, समुद्री जहाज और भवन निर्माण तक में किया जा सकता है। समुद्रों, वनों एवं पशुओं से प्राप्त पदार्थों के बारे में यही बात सच है। अतः नई उपयोगी मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। इस प्रकार द्वितीय क्रियाकलापों का संबंध तीन चीजों से होता है। नंबर 1 विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, और तीसरा है यानी कि निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शंस। तो द्वितीय प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं बेसिकली प्रथम प्रकार के जो रॉ मटेरियल होता है उन पर आधारित होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल आर टेकन टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उसका रूप बदलकर वो मार्केट में उसकी दुगनी से तिगनी कीमत हो जाती है। आयरन एंड कोल प्रोडक्ट स्टील। स्टील बनाने के लिए हमें आयरन जो होता है मुख्य रूप से वो शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होता है, वो कच्चे रूप में प्राप्त होता है। और आयरन के साथ जो लोहे के साथ, कच्चे लोहे के साथ कोल और चूना पत्थर एक विशेष तापमान पर उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद स्टील बनता है। अब जो कच्चे माल की कीमत अलग है और बाजार में जो स्टील मिलेगी उसकी कीमत अलग है। तो खदानों से आयरन निकालना एक प्राथमिक प्रकार की एक्टिविटीज होगी और उसे स्टील बनाकर बेचना एक द्वितीय प्रकार की एक्टिविटीज हो गई। स्टील प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ द पार्ट फॉर मशीनरी ऑफ ऑल काइंड्स। स्टील से बनी हुई हजारों प्रकार की चीजें हैं जो बनती हैं। कॉटन इज हार्वेस्टिंग प्राइमरी। कॉटन जो है एक प्राथमिक प्रकार की एक्टिविटीज है, लेकिन अगर उससे सूत बनाकर कपड़ा बनाया जाए मिलों में तो वो द्वितीय प्रकार की एक्टिविटीज बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से उसका रूप बदल जाता है तो वो द्वितीय प्रकार की एक्टिविटीज की जाती है। और इस प्रकार में जो लोग लगे हुए हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब एक्टिविटीज भी कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो लकड़ी उठा के लेके जा रही है मशीन और उस लकड़ी से जो है कागज बनाया जा रहा है, कपड़े बनाए गए हैं और ये वुलन इंडस्ट्री है। ये सभी जो है ये द्वितीय प्रकार का उदाहरण है। तीसरी प्रकार की एक्टिविटीज करने वाले लोगों को पिंक कलर जॉब भी कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप बुद्धि और कुशलता से जुड़ी सेवाएं हैं। मिस्त्री से हम अपनी बाइक या स्कूटी ठीक करवाते हैं। बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज करते हैं। मांगलिक कार्यों में केटर या हलवाई हमारे लिए भोजन बनाता है। इसी प्रकार ड्राइवर, रसोइया, बैंकर, वित्त विशेषज्ञ, अभिनेता, व्यापारी, धोबी, नाई व चार्टर्ड अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सभी जो है तृतीय प्रकार के उदाहरणों में शामिल किए जाते हैं। तृतीय प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इसमें ये रहता है काम जरूर पूरा हो जाता है और वो काम करने के, वो सेवा करने के उसको पैसे मिल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि तृतीय प्रकार की एक्टिविटीज या तृतीय प्रकार की क्रिया। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। इन सेवाओं द्वारा चीनी अथवा इस्पात जैसी मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का व्यवसायीकरण उत्पादन होता है जिनका उपभोग किया जाता है। इस उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से वेतन और पारिश्रमिक के रूप में मापा जा सकता है। इन सेवाओं के बिना विनिर्माण नहीं हो सकता। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास के आरंभिक दौर में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक
क्रियाओं में संलग्न था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादातर श्रम शक्ति तृतीयक क्रियाकलाप से आजीविका प्राप्त करते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय क्रियाकलापों में कार्यरत होते हैं। तो तृतीय प्रकार को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसे हम तृतीय प्रकार की जो है आर्थिक क्रियाओं में शामिल कर सकते हैं। और इस प्रकार की क्रियाएं जो लोग करते हैं उनको हम पिंक कलर जॉब भी कहते हैं। मूलतः इसमें बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिसिन, रिटेल और होलसेल्स, फूड सर्विसेज, मिलिट्री सर्विस, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म आदि को शामिल किया जा सकता है। ये हमारी कुछ तृतीय प्रकार की एक्टिविटीज हैं। इस वाले चित्र में एक रिटेल का आप मॉल्स में गए होंगे जहाँ से आप अपने खाने पीने के लिए वस्तुएं खरीदते हैं, तो रो में लगी हैं। तो ये एक प्रकार की तृतीय प्रकार की जो है एक सर्विस है। और ये जो शेष है वो टूरिज्म के दिखा रखे हैं। चौथी प्रकार की क्रिया को हम कोनेंटम सेक्टर या फिर इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनको हम व्हाइट कलर जॉब कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक क्रियाकलाप की अति विशिष्ट और जटिल होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप इन क्रियाकलापों का अपना एक वर्ग बन गया है जिसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। इन भिन्न वर्गों में शिक्षा, सूचना तथा शोध और विकास जैसे क्रियाकलापों को रखा जाता है। ये उच्च कोटि के व्यवसाय हैं जो चिंतन, शोध तथा विकास के लिए विचार यानी कि आइडियाज देते हैं। आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों ने सभी प्राथमिक एवं द्वितीय रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। विश्व के अति विकसित एवं समृद्ध देशों में आधे से अधिक कर्मी ज्ञानमुखी कार्यों में लगे हुए हैं। इस वर्ग के व्यवसायों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऊंचे वेतनमान व पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों के कारण इनमें जुड़े लोग जल्दी जल्दी अपनी कंपनियां बदलते रहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित व्यवसायों हैं जिनका विकास सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। चतुर्थ क्रियाकलापों के प्रमुख उदाहरण सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन है। ये क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। इन्हें ऐसी उन्नत सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्टकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से जुटी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, चिकित्सक, प्रतिलेखक, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों कक्षाओं, रंगमंचों, लेखाकारें, दलालों की फर्मों, अस्पतालों व कार्यालय भवनों में काम करने वाले लोग इस वर्ग की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का सेक्टर है जो तृतीय प्रकार के जो सेक्टर था उससे विशिष्ट रूप जो है वो इसमें पाया जाता है। अंतिम प्रकार की एक्टिविटीज हमारी है कोनरी सेक्टर यानी कि गोल्ड कलर जॉब। इस प्रकार की जो लोग जॉब करते हैं वो चतुर्थ प्रकार का विशिष्ट रूप पाया जाता है और इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं करने वाले लोगों को हम गोल्ड कलर जॉब भी कहते हैं। तो इसमें आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च पदों पर बैठे ये कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण कार्य करते हैं। इन क्रियाओं चतुर्थ में जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है। पंचम आर्थिक क्रियाकलाप में वे सेवाएं हैं जिनमें नए विचार उत्पन्न होते हैं, वर्तमान एवं पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन एवं मूल्यांकन होता है, नए सूत्रों, आंकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या एवं उनका अनुप्रयोग होता है तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन होता है इत्यादि। नई
प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन होता है। ये व्यवसाय तृतीय क्रियाकलापों का एक और विस्तृत यानी एक्सटेंडेड वन उप विभाग है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ व्यवसायी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि पारदर्शिताओं को शामिल किया जाता है। ये सभी लोग विश्व में उच्चतम वेतन और मनमानी सुविधाओं वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन व्यवसायों को इसी कारण गोल्ड कलर जॉब भी कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इनकी संख्या कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका प्रत्यक्ष और विश्व कूटनीति में अप्रत्यक्ष महत्व बहुत जबरदस्त होता है। इसी वजह से इन्हें मूवर्स एंड शेकर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ। ये जो लोग होते हैं ये के लिए नौकरियाँ कुछ नहीं होती। जहाँ से इनको मन की शांति मिलती है, जहाँ से इनको अच्छा लगता है, ये वहाँ जॉब करते हैं, और जहाँ इनका मन नहीं करता वहाँ ये जॉब छोड़ देते हैं। नए डिसीजन, नई नीतियाँ बनाते हैं, और किसी भी चीज़ को नए रूप में इंटरप्रेट करना इनका मुख्य रोल होता है, जिसमें डिसीजन मेकर, सीईओ, सीएफओ, कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि इंडस्ट्री के जो संगठन होते हैं, जो होते हैं, वो हाई लेवल ऑफ स्टेट, एक राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी, ये वो लोग होते हैं जो जिनके डिसीजन से एक लोकल से ग्लोबल लेवल तक जो इसको प्रभावित करते हैं। तो ये उपरोक्त पांचों प्रकार की जो आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है, अध्ययन ही नहीं अपितु इनका वितरण जो वो है आर्थिक भूगोल में किया जाता है। अल्विल टैफल ने कहा था कि 21वीं सदी के अनपढ़ वे नहीं होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि वे होंगे जो सीखते नहीं हैं, नया नहीं सीखते और पहले से सीखे हुए को त्यागते नहीं हैं। तो ये पंचम प्रकार की जो एक्टिविटी के लोग होते हैं, ये परिस्थिति के अनुसार सोचते हैं और फ्यूचर में किस तरीके से अपने देश को, अपने देश के नागरिकों का जीवन अच्छा बनाया जाए उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, अच्छा सोचते रहते हैं। तो आज मैंने आपको ये क्रियाएं आपको समझाई। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी समस्या है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।